आज की फिल्म एक एक्शन वॉर है जिसका शीर्षक है 1944 में सिसु द्वितीय विश्व युद्ध का अंत निकट है। फिनलैंड और सोवियत संघ ने मास्को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार फिनलैंड को नाजियों को निरस्त करना चाहिए और उन्हें लैपलैंड से बाहर निकालना चाहिए। नाजियों ने एक सैन्य रणनीति का उपयोग किया जिसका उद्देश्य दुश्मन के लिए उपयोगी किसी भी चीज को नष्ट करना है। लैपलैंड के जंगल में कॉर्पी नामक एक पूर्व फिनिश कमांडो ने युद्ध को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। अपने वफादार कुत्ते के साथ एक मजबूत घोड़े पे कॉर्पी नदी के किनारे सोने की खोज में लगा रहता है और तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे सोने का एक छोटा सा कण भी नहीं मिल जाता, जो यह दर्शाता है कि वह सही रास्ते पे। पुष्टि प्राप्त करने के बाद कॉर्पी पूरे क्षेत्र में कई छेद खोदना शुरू कर देता है और अपने ऊपर उड़ रहे विमानों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वे एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें वह शामिल नहीं होना चाहता है। कई दिनों तक खुदाई करने के बावजूद प्रतीत होता है कि वो अंततः एक महत्वपूर्ण सोने के भंडार की खोज करता है और खुशी के आंसू उसकी आंखों में भर जाते हैं। बड़े भंडार को यथासंभव मात्रा में तोड़ता है। कॉर्पी उन्हें अपने तंबू में सावधानी से छिपाता है और पूरी रात जागता रहता है ताकि कोई उसे ना लूटे। अगली सुबह कॉर्पी सारा सोना इकट्ठा करता है और उसे एक थैले में रखता है और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ता है। उसके पीछे उसका कुत्ता भी होता है। कुछ घंटों बाद उसका सामना जनरल ब्रूनो के नेतृत्व में नाजी सैनिकों के एक समूह से होता है। सैनिकों के पास एक खतरनाक टैंक और अपहृत महिलाओं से भरा एक ट्रक होता है। कॉर्पी उनके आगे बढ़ता रहता है, ब्रूनो से एक नजर मिलाता है, लेकिन उनकी मौजूदगी को अनदेखा करता है। हालांकि वोल्फ उसे गोली मारना चाहता है। ब्रूनो यह जानते हुए भी हस्तक्षेप करता है कि कॉर्पी अपनी मौत के लिए लिख रहा है। जब कॉर्पी सड़क पर आगे बढ़ता है तो उसे नाजियों द्वारा छोड़े गए शव दिखाई देते हैं। वो इस भयानक दृश्य से बेपरवाह होता है। आखिरकार उसका सामना एक ट्रक से होता है जिसमें 4 और सैनिक सवार होते हैं। उसे घोड़े से उतरने का आदेश देते हैं। सैनिक बैग की जांच करते हैं और सोना खोज लेते हैं। हालांकि कॉर्पी आगे की सोचकर अपने कुत्ते को भागने का आदेश देता है। सैनिकों में से एक कुत्ते को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन फुर्तीला जानवर गोली से बच जाता है। दूसरा सैनिक कॉर्पी को दादा कहता है और उसे भी गोली मारने की कोशिश करता है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए कॉर्पी अपना चाकू पकड़ता है और सैनिक के सिर में घातक वार करता है। बाकी सैनिक बदला लेने की कोशिश करते हैं। कॉर्पी के साथ हाथापाई में वे कुशलता से अपने चाकू को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। जब गोलीबारी शुरू होती है, अपने हेलमेट का उपयोग करके वे सैनिकों में से एक को बेरहमी से पीटता है और जब आखिरी सैनिक पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, कॉर्पी तेजी से उसकी बाह मरोड़ता है और उसे अपनी बंदूक से मार देता है। ब्रूनो और अन्य लोग गोलियों की आवाज सुनते हैं और घटनास्थल पर लौटते हैं, केवल नरसंहार के बाद की स्थिति को देखने के लिए। जब ब्रूनो शवों में से एक का निरीक्षण करता है, उसे सैनिक की जेब में एक छिपा हुआ सोने का टुकड़ा मिलता है जो उसे कॉर्पी का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ ही क्षणों बाद नाजियों ने कॉर्पी को सड़क पर पाया और टैंक ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। कॉर्पी ने अपने घोड़े को तेज दौड़ने के लिए कहा और हर गोली से बचते हुए अनजाने में एक बारूदी सुरंग में घुस गया। ब्रूनो ने अपने आदमियों को गोलीबारी बंद करने का आदेश दिया। कॉर्पी की स्पष्ट मृत्यु का बेसब्री से इंतजार करते हुए एक आसान जीत के प्रति आश्वस्त। हालांकि घोड़ा विस्फोट का खामियाजा भुगतता है। कॉर्पी घायल हो जाता है लेकिन जिंदा है। वो चकित और भ्रमित होकर अपने घोड़े को अलविदा कहता है और फिर खुद को जवाबी हमले के लिए तैयार करता है। जैसे ही नाजियों के करीब आते हैं ना, कॉर्पी जल्दी से बैग से बाहर गिरे हुए सोने को निकालता है। यह देख के ना ब्रूनो अपने वाहनों को रोक देता है। कॉर्पी को बिना अपनी जान जोखिम में डाले सोना इकट्ठा करने की अनुमति देता है। हाथ में सोना होने के बावजूद कॉर्पी एक पत्थर भी पकड़ लेता है। इससे पहले कि ब्रूनो अपने सैनिकों को गोलीबारी शुरू करने का आदेश दे, कॉर्पी ने माइन रॉकेट डाला जिससे विस्फोट हुआ और पूरा इलाका धुएं में ढक गया, जिससे नाजियों द्वारा गोलीबारी शुरू करने पर प्रभावी कवर मिला। कॉर्पी ने अपनी पैनिंग प्लेट का इस्तेमाल अस्थायी ढाल के रूप में किया। कुछ मिनटों की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद ब्रूनो ने कॉर्पी की जांच के लिए एक युवा सैनिक को भेजा, लेकिन सैनिक एक माइन की चपेट में आ गया और विस्फोट में मारा गया। इसके बाद ब्रूनो ने 2 सैनिकों को सड़क के किनारे तैनात किया, लेकिन वे भी अनजाने में माइन पर कदम रख देते हैं और मारे जाते हैं। जब धुआं साफ हुआ तो नाजियों को एहसास हुआ कि कॉर्पी गायब हो गया है। उन्होंने उसका पीछा करने का फैसला किया। ब्रूनो ने 2 महिलाओं को सुरक्षा एहतियात के तौर पर आगे चलने का आदेश दिया। इस बीच ब्रूनो ने इलाके की तलाशी ली और कॉर्पी के डॉग टैग को खोज निकाला। समूह ने टैंकों के रेडियो का इस्तेमाल करते हुए वाहनों के सामने खड़ी 2 पकड़ी गई महिलाओं के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ब्रूनो ने कॉर्पी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मुख्यालय से संपर्क किया, लेकिन उन्हें चौंकाने वाली खबर मिली। उनके वरिष्ठों को इसकी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि उन्हें अपना पीछा बंद कर देना चाहिए और खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि वे पहले से ही नहीं मरे हैं। यह पता चला है कि कॉर्पी फिनिश इतिहास में सबसे खतरनाक कमांडो था, जिसने एक अथक और प्रतिशोधी सैनिक के रूप में ख्याति अर्जित की, जिसने किसी की बात नहीं मानी। सर्दियों के युद्ध के दौरान रूसियों के हाथों अपना घर और परिवार खो दिया।
कॉर्पी एक दुर्जेय सेना बन गया। जो जंगल में अकेले रूसी गश्ती का शिकार करता था, वो एक अकेला जल्लाद बन गया। कथित तौर पर 300 से अधिक रूसी हत्याएं की गई है। उन्हें काशी द इमॉर्टल के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस खबर के बावजूद ब्रूनो को रोकने में विफल रहा, जो कॉर्पी को खोजने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ रहे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सोना उन्हें सजा से बाहर निकलने का रास्ता देगा, क्योंकि नाजी युद्ध हार रहे हैं। इस बीच कॉर्पी अपनी यात्रा जारी रखता है, जब तक कि वह एक जले हुए ट्रक पर ठोकर नहीं खाता, जिसमें एक बेजान शरीर था। इसे कवर के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह उसके पीछे खड़ा हो जाता है और अपने घावों की देखभाल करता है। अचानक उसका कुत्ता फिर से प्रकट होता है, दूर से कॉर्पी को देखता है, अपनी अटूट आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करता है। झपकी लेने के बाद कॉर्पी अचानक जाग जाता है, कुछ घंटों बाद शोर सुनकर। नाजी प्रशिक्षित कुत्तों के साथ आ गए हैं, जिन्हें लाश की गंध का पता लगाने का काम सौंपा गया है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए कॉर्पी जले हुए ट्रक के नीचे शरण मांगता है, नाजियों को ध्यान से देखते हुए जब वे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके कुत्ते उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सही समय का फायदा उठाते हुए इंतजार करता है, जब तक कि अंतिम ट्रक नहीं आ जाता और चुपके से उसके नीचे खड़ा हो जाता है। उसके अंडर कैरेज को पकड़ता है। कॉर्पी ईंधन टैंक को पंचर कर देता है, जिससे गैसोलीन फैल जाता है और कुत्ते की गंध को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। सैनिक उनका पीछा करना बंद कर देते हैं और कॉर्पी को भागने का अवसर देते हुए एक नई रणनीति तैयार करते हैं। दुर्भाग्य से कुत्ता जल्दी से उसे पहचान लेता है और उसकी उपस्थिति को उजागर करने के लिए भौंकता है। हालांकि एक सैनिक कॉर्पी के पैर में गोली मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वह दृढ़ रहता है और ब्रूनो कुत्तों को उसका पीछा करने के लिए छोड़ देता है। बिना किसी डर के कॉर्पी निडरता से एक माचिस जलाता है, जिससे उसके गैस से लथपथ कपड़े जल जाते हैं और कुत्ते चौंक जाते हैं, जिससे वे पीछे हट जाते हैं। सैनिक कॉर्पी का पीछा करते और उसे पास की झील में गोता लगाने के लिए मजबूर करते हैं। ब्रूनो अपने आदमियों को निर्देश देता है कि वे कॉर्पी के हवा के लिए फिर से सतह पर आने का इंतजार करें, लेकिन उसके फेफड़ों की असाधारण क्षमता उसे पानी के नीचे रहने के लिए प्रेरित करती है। अंत में जब कॉर्पी का सिर पानी से बाहर निकलता है, तो सैनिकों ने उसे सफलतापूर्वक मार गिराने के इरादे से गोलियां चलानी शुरू कर दी। 3 सैनिक नाव पर सवार होकर सोना वापस लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जैसे ही एक सैनिक पानी में कूदता है, कॉर्पी पीछे से अचानक हमला करता है और अपने चाकू से उसे मार गिराता है। सतह पर केवल खून दिखाई देता है और ब्रूनो दूसरे सैनिक को नाव में कूदने का आदेश देता है, लेकिन खून फिर से सतह पर आ जाता है। भयभीत तीसरा सैनिक नाव में भागने की कोशिश करता है, जिसे वोल्फ विश्वासघात मानता है और उसे गोली मार देता है। अवसर का फायदा उठाते हुए कॉर्पी गिरे हुए सैनिक के शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे वह भागने में सक्षम हो जाता है, जबकि सैनिक बिना किसी उद्देश्य के गोलियां चलाते रहते हैं। कॉर्पी का वफादार कुत्ता अपने मालिक का अनुसरण करने के लिए तरसता हुआ दिखाई देता है। घंटों की कठिन यात्रा के बाद कॉर्पी अंततः निकटतम शहर में पहुंचता है। रात के आसमान में आग की लपटों में घिरा हुआ यह दृश्य थकावट से अभिभूत होकर वह नष्ट हो चुके गैस स्टेशन में शरण लेता है। आराम करने का उसका प्रयास उसके पैर के दर्द से बाधित होता है, जो उसे उस दिन की यादें वापस लाता है जब उसने अपने परिवार को खो दिया था। जैसे ही वह सोने वाला होता है, भौंकने की आवाज उसे झकझोर कर जगा देती है। अपने ठिकाने से बाहर निकलते हुए कॉर्पी अपने वफादार कुत्ते से फिर से मिलता है और पाता है कि उसके कॉलर पर एक जलती हुई डायनामाइट की छड़ी। वह तेजी से उसे हटाता है और दूर फेंकता है, लेकिन विस्फोट अभी भी खतरनाक रूप से करीब है और कॉर्पी जमीन पर गिर जाता है। बाद में उसे ब्रूनो वुल्फ और शूटसा द्वारा खोजा जाता है, जो उसे एक साइन पोस्ट से बांधने के लिए रस्सी लाते हैं। कॉर्पी चुप रहता है और एक दुर्जय विरोधी के रूप में सम्मान प्राप्त करता है, जिसके कारण शूटसा अपनी टोपी उतार देता है और उसके बाद ब्रूनो और वुल्फ सोने का बैग लेकर निकल जाते हैं। ब्रूनो कॉर्पी की जेब में एक दल्ली छोड़कर उसका मजाक उड़ाता है। नाजियों के जाने के बाद कॉर्पी अपने शरीर के वजन को सहारा देने के लिए साइन पोस्ट से जुड़ी एक कील पर अड़िग रहता है। वह अपने घायल पैर को दूसरी कील पर दबाता है। दर्द असहनीय होता है, लेकिन यह उसे पूरी रात अपने वफादार साथी के साथ जिंदा रखता है। कुत्ता उसके साथ ईमानदारी से रहता है। सुबह एक विमान गैस स्टेशन के पास उतरता है, जिससे कंपन होता है जो साइन को हिलाता है और कॉर्पी को जमीन पर गिरा देता है। 2 पायलट ईंधन की तलाश में उतरते हैं और उनमें से एक कॉर्पी को उसके लगातार भौंकने वाले कुत्ते में पाता है। दूसरा पायलट उसे दोनों को गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन जब हिचकिचाहट होती है, कॉर्पी आदमी के पैरों पर वार करता है, जिससे वो गिर जाता है और उसके सिर पे घातक चोट लगती है। कुत्ते के लगातार भौंकने से पहला पायलट जांच करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे कॉर्पी को पीछे से ईंट से हमला करने का मौका मिल जाता है। यह मानते हुए कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, कॉर्पी ब्रूनो द्वारा छोड़े गए सोने के डल्ले को दफना देता है। हालांकि दूसरा पायलट हिलना शुरू कर देता है और यह बताता है कि वो अभी भी जीवित है। पायलट की अपने विमान के कारण संभावित उपयोगिता को पहचानते हुए कॉर्पी सोना वापस ले लेता है और एक योजना तैयार करता है, जबकि भयभीत पायलट कॉर्पी को देखता रहता है। पेन उसके घावों से सभी गोलियां और विदेशी वस्तुएं निकालता है
उन्हें जला देता है, आग से और तार से बंद करके उन्हें गैसोलीन से साफ करने से पहले कॉर्पी और पायलट विमान में रवाना होते हैं, लेकिन वे अपने वफादार कुत्ते को पीछे छोड़ देते हैं। बाद में नाजियों का सामना दुर्घटनाग्रस्त विमान से होता है जो सड़क को अवरुद्ध कर रहा होता है। वो फिन विमान के पास पहुंचता है और मृत पायलट को देखता है। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे वुल्फ की रस्सी को पायलट के गले में लपेटे हुए पाते हैं। ब्रूनो कॉर्पी के जाल को देखता है और महसूस करता है कि वह कितना खतरनाक है, इसलिए वह अपने आदमियों को तुरंत छोड़ देता है। ट्रक में महिलाओं के साथ 2 सैनिक और अन्य लोग भी हैं जो स्थिति के बारे में उनकी बातचीत को सुनकर हंसते हैं। वह समझाती है कि वह करने में सफल नहीं होंगे जिसके लिए सैकड़ों रूसी मारे गए, इस बात पर जोर देते हुए कि कॉर्पी वास्तव में अमर नहीं है, लेकिन वह बस हार मानने से इनकार करता है। फिनिश में वे इसे सिसु कहते हैं, जो कॉर्पी की अदम्य भावना के साथ अटूट साहस और अकल्पनीय दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। एनो ने भविष्यवाणी की कि सभी नाजियों का समय आने पर अंत हो जाएगा। अचानक एक सैनिक बेजान होकर गिर जाता है और दूसरे को ट्रक से बाहर खींच लिया जाता है। इसके बाद उसे एक टैंक के नीचे कुचल दिया जाता है। एनो गिरे हुए सैनिक का हथियार छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कॉर्पी तेजी से ट्रक पर चढ़ जाता है और उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह पहचानती है कि यह एडी है, वह एनो को हथियार को ऊपर चढ़ने देता है। ट्रक के ऊपर कॉर्पी ड्राइवर को छत से छुरा घोंपकर मार देता है और बेजान शरीर को बाहर खींच लेता है ताकि एनो पहिए को अपने नियंत्रण में ले सके। वे ट्रक को टैंक के करीब ले जाते हैं जिससे कॉर्पी उस पर छलांग लगा सकती है। जब टैंक में मौजूद लोगों को संदेह होने लगता है तो लड़कियां उन्हें धोखा देने के लिए शव का इस्तेमाल करती है। इसके बाद एनो ट्रक को दूसरे ट्रक के साथ चलाती है जिसमें ज्यादातर सैनिक सवार होते हैं और लड़कियां तेजी से उन सभी को मार गिराती है, जबकि एनो ड्राइवर को मार देती है। ट्रक सड़क से उतर जाता है और टैंक का नियंत्रण हो जाता है। टैंक में बैठे लोग खतरे को भांप लेते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। कॉर्पी टैंक के ऊपर रहता है और अपने कुल्हाड़ी से तब तक दरवाजे पर प्रहार करता है जब तक टैंक ब्रेक नहीं लगा देता और वह नीचे गिर जाता है। वुल्फ टैंक से बाहर निकलता है और कॉर्पी को गोली मारने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, लेकिन वह जल्दी से टैंक के ऊपर चढ़ जाता है, जहां वुल्फ के साथ एक आक्रामक हाथापाई में शामिल हो जाता है। कई क्रूर वार करने के बाद दोनों लड़ाके जमीन पर गिर जाते हैं और टैंक में केवल ब्रूनो और शुफ्सा रह जाते हैं। कॉर्पी वुल्फ पर कई और वार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अंतिम वार कर पाता, 2 अतिरिक्त सैनिक मोटरसाइकिल पर आते हैं और पौराणिक कॉर्पी को पहचानते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। अवसर का फायदा उठाते हुए कॉर्पी मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लेता है और टैंक का पीछा करता है। एक पल के लिए वुल्फ को लगता है कि वह बच गया, लेकिन प्रतिशोधी महिलाएं अचानक प्रतिशोध लेने के लिए प्रकट होती है और विमान एक पायलट के साथ रुकता है। हालांकि केवल एक व्यक्ति के लिए जगह है। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रूनो शुफ्सा को मार देता है और पायलट के साथ विमान में भाग जाता है। अप्रत्याशित रूप से कॉर्पी मोटरसाइकिल पर आता है और तुरंत गोलीबारी शुरू कर देता है। हालांकि वह उड़ान भरने से पहले विमान की खिड़कियों को तोड़ने में सफल हो जाता है। वह मोटरसाइकिल को उसके नीचे रखता है और अपनी कुल्हाड़ी लहराता है। ब्रूनो नीचे देखता है और मानता है कि उन्होंने कॉर्पी को पीछे छोड़ दिया है। इस बात से अनजान की मोटरसाइकिल खाली है। वह विमान को अपनी कुल्हाड़ी से पकड़ता है। कॉर्पी खतरनाक तरीके से युद्धाभ्यास करता है, लगभग गिर जाता है, लेकिन एक पहिए से चिपक जाता है और बम कक्ष के फर्श में छेद करके धीरे धीरे वो अंदर घुस जाता है। संदिग्ध आवाजें सुनने पर ब्रूनो पायलट के विमान के पुराने होने के बहाने को खारिज कर देता है और जांच करता है। कॉर्पी जैसे ही ब्रूनो का दरवाजा खोलता है, वो उस पर झपट पड़ता है और भयंकर लड़ाई शुरू कर देता है। उनके घूंसे और लाते क्रूर है और कॉर्पी बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करता है। हालांकि उसकी गंभीर चोटों के कारण ब्रूनो उसे परास्त कर देता है। कॉर्पी के झुकने या चीखने से निराश ब्रूनो ने उस पर अधिक बल से प्रहार करने के लिए एक स्थिर रेखा का उपयोग किया और पूछा कि कॉर्पी क्यों नहीं मरेगा। जब ब्रूनो ने रेखा के धातु के सिरे से एक तेज प्रहार करने का प्रयास किया, कॉर्पी ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और बम से जोड़ने के बाद उसे छोड़ दिया। ब्रूनो बम के साथ नीचे गिर गया और प्रभाव के बाद विस्फोट ने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। कॉर्पी थक गया और आराम करने के लिए तरस गया, लेकिन विमान हिंसक रूप से हिलने लगा और उसे जमीन की ओर तेजी से गिरने लगा। पता चला कि पायलट की मौत गोली लगने से हुई थी जो उसे पहले लगी थी। बचने के लिए बेताब कॉर्पी ने सोने का बैग पकड़ा और खुद को कसकर बांध लिया। विमान के दलदल में गिरने से ठीक पहले एक और विस्फोट हुआ। आनी ने मदद की। कॉर्पी दुर्घटना से बच जाता है और वो अपने भरोसेमंद कुदाल की सहायता से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। सोने का बैग अभी भी उसके हाथ में है। कई दिनों बाद कॉर्पी नाजी बाइक पर हेलसिंकी शहर में पहुंचता है। अपने वफादार कुत्ते के साथ वो साहसपूर्वक बैंक में प्रवेश करता है और वहां मौजूद लोगों में भय और बेचैनी पैदा करता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह सोने का बैग सामने की मेज पर खाली कर देता है और बड़े नोट मांगता है कि उन्हें ले जाना आसान होगा क्योंकि उनका वजन हल्का है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।